राज्यसभा क्या होती है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा क्या होती है और राज्यसभा के बारे में वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और जो हर भारतवासी को पता होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद राज्यसभा के बारे में जो भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, लगभग आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो में हम राज्यसभा की संरचना, उनके सदस्य, उनके सदस्यों का योग्यता, निर्वाचन, राज्यसभा का कार्यकाल, इसके साथ ही राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में, राज्यसभा के शक्ति और कार्य के बारे में, यानी कि राज्यसभा की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन होते हैं। सदन को इंग्लिश में हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा होती है वो संसद की ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस कहलाती है, और जो लोकसभा होती है वो संसद की निम्न सदन या निचली सदन, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों राज्यसभा जो होती है वो संसद की ऊपरी सदन या फिर अपर हाउस होती है, और राज्यसभा को ही दूसरा चैम्बर या फिर बड़ों की सभा कहा जाता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा का गठन 1952 में यानी कि 1952 में किया गया था। तब इसका नाम राज्य परिषद होता था, लेकिन वर्ष 1954 में यानी कि 1954 में इसके नाम को राज्य परिषद से बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जो होती है वो संपूर्ण रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के संरचना का प्रावधान है, और जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो है 250, ठीक है ना, यानी कि 250 जो हैं वो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 यानी कि 245 है, ठीक है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों वैसे लोग जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, वैसे 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी के 233 सदस्य यानी कि 233 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जिनमें से 225 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 8 जो सदस्य होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब मिलाकर के हो जाते हैं 245, जो कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, और इन्हीं दोनों को इंग्लिश में एमपी कहा जाता है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो भी और लोकसभा का सदस्य है तो भी उसे सांसद या फिर एमपी ही कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो इसके लिए उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए,
वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल या फिर दिवालिया न हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, और इसके साथ ही संसद के द्वारा कोई और योग्यता निर्धारित की जाती है तो उन योग्यताओं भी को पर भी वो व्यक्ति खरा उतरना चाहिए, यानी कि वो सभी योग्यता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके निर्वाचन के बारे में। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि यह विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि यह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। जितने भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के जो विधायक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है, इसलिए प्रत्येक राज्य में विधायक होते हैं। और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर ये 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, इसलिए इन तीनों जगहों के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है इस विषय पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। तो दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। जितने सदस्य 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं उतने ही सदस्यों का पुनः चुनाव कराया जाता है और उसके बाद उस सीटों को भर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो राज्यसभा है उसका प्रथम बार गठन जो है वो 1952 में यानी कि 1952 में हुआ था। इसके बाद 1954 में यानी कि 2 वर्षों के बाद जो 1/3 सदस्य थे उनका लॉटरी के जरिए, ठीक है ना, लॉटरी के जरिए उनका नाम निकाला गया और उन लोगों को 2 वर्षों के बाद रिटायर कर दिया गया, ठीक है, और उसके स्थान पर पुनः चुनाव हुए। फिर 2 वर्षों के बाद ऐसे ही किया गया, ठीक है, और इस तरीके से एक श्रृंखला बन गई और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल अब समाप्त होने लगा और उसी ढंग से आज भी चल रहा है। तो जो राज्यसभा होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर एक 2 वर्षों के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो दोस्तों, राज्यसभा के पदाधिकारियों में राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा महासचिव आते हैं। दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने आप ही राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति तो होते हैं लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा में जो विधेयक आते हैं उस पर पहली बार में वोट देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर वोटों की संख्या बराबर हो जाए, यानी कि मतों की संख्या बराबर हो जाए, तो वैसी स्थिति में उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपने पद से त्याग पत्र दे करके, यानी कि वो अगर सभापति के पद को छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना होगा और जब वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे तभी वो सभापति का पद यानी कि राज्यसभा सभापति का पद छोड़ सकते हैं। और अगर बात करें राज्यसभा सभापति के पद से हटाने की, तो इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से भी हटाया जाए, तभी उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुन लेती है और जो उपसभापति होते हैं उन्हें भी पहली बार में मत देने का अधिकार नहीं होता,
लेकिन जब मतों की संख्या बराबर हो जाए तब वो भी निर्णायक मत दे सकते हैं। जो उपसभापति होते हैं वो सभापति को अपना त्याग पत्र दे करके उपसभापति का पद जो होता है उसे छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर जो उपसभापति हैं उनका कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाता है तब भी उन्हें अपना पद छोड़ देना होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो वो राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं रह सकते, उन्हें उपसभापति का पद छोड़ना होता है। इसके साथ ही जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 2/3 बहुमत से उपसभापति को पद से हटा सकते हैं। राज्यसभा महासचिव राज्यसभा के सचिवालय के प्रमुख होते हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति को विभिन्न संसदीय कार्यों एवं संबंधित विषयों में परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, राज्यसभा जो महासचिव होते हैं वो एक अस्थायी अधिकारी होते हैं जो कि कैबिनेट सचिव के समकक्ष होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, जो राज्यसभा की शक्तियां होती हैं वो लगभग लोकसभा की शक्तियों के ही बराबर होती है, लेकिन राज्यसभा के पास कुछ विशेष अधिकार भी होता है, यानी कुछ स्पेशल शक्तियां भी होती हैं, जबकि लोकसभा के पास भी कुछ अपनी शक्तियां होती हैं जो कि राज्यसभा के पास नहीं होती। तो दोस्तों, अगर वित्तीय विषयों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के लगभग सभी विषयों में लोकसभा के बराबर ही राज्यसभा का अधिकार होता है। जैसे कि संविधान संशोधन, अगर संविधान में कोई संशोधन करना होगा तो उसका विधेयक लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है। इसके साथ ही जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में ही भाग लेते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी मतदान करते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, वो भी अपना मत देते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं, जिनमें से एक है अनुच्छेद 249, यानी कि अनुच्छेद जो है 249, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय विषय घोषित करना हो, राष्ट्रीय स्तर का विषय घोषित करना हो, तो इसके लिए उसका जो प्रस्ताव होगा वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले वीडियोज में बताया भी है कि 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर राज्य सूची का कोई विषय है जिसको कि ज़रूरत पड़ रही है संघ सूची में डालने की, उसे राष्ट्रीय स्तर की घोषित करने की, तो इसका जो संकल्प होगा या जो विधेयक होगा वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, उसको पहले लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, वहाँ जब वो पारित हो जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से पारित होकर के कानून बनेगा। वहीं जो दूसरी इसकी पावर है वो है अनुच्छेद 312, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करना हो तो उसका विधेयक भी सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है उसको भी सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। ठीक है ना, इसको पहले लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। यानी कि ये तीनों प्रस्ताव जो हैं इसका अधिकार राज्यसभा के पास है। ये तीनों प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही आएंगे और यहाँ से पास होने के बाद ही वो लोकसभा में जा सकते हैं। इसके साथ ही जो राज्यसभा होती है उसका अधिकार वित्तीय विषयों में बहुत ही कम होता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा को उसे 14 दिनों के अंदर पारित कर देना होता है, और अगर राज्यसभा उसे 14 दिनों के अंदर में पारित नहीं करता है तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। जैसे कि कोई बजट होता है तो उसको अगर लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास भेज दे तो वैसी स्थिति में राज्यसभा को उसको 14 दिनों के अंदर में, यानी कि 14 डेज के अंदर में पास कर देना होता है, पारित कर देना होता है, नहीं तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यानी कि धन विधेयक के मामले में जो राज्यसभा है उसका अधिकार बहुत ही कम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गई है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं या फिर कहीं पर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।